उत्तर प्रदेश में 3 फेज का चुनाव हो गया है। चौथे फेज की अब तैयारी है। कहीं ना कहीं हम इस समय मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के घर। आज उनके साथ हम जानेंगे राजनीतिक समीकरण की, आखिर उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है, आखिर राजनीतिक समीकरण क्या है उत्तर प्रदेश के, किस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद जो नेतृत्व कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, आखिर किस तरीके का ये पूरा भाव होगा। ये गाड़ी है क्योंकि अभी इससे निकलेंगे और निकलने के बाद सीधा एयरपोर्ट पहुंच के हेलीपैड से यानी हेलीकॉप्टर से वो जाएंगे अपनी जनसभा में, क्योंकि 3 फेज के चुनाव में कहीं ना कहीं देखा गया है उतार चढ़ाव। आखिर इस उतार चढ़ाव के पीछे किस तरीके से भाजपा की अपनी रणनीति है, ये भी काफी अहम होगा। और इस अहम रणनीति के तहत किस तरीके से भाजपा अपने सभी मुद्दों को, इंडिया अलायंस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या इसके अलावा अन्य दल, किस तरीके से उनसे लड़ रही है, किस तरीके से बढ़ रही है, हम सब जानेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य यानी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के साथ ये सफर शुरू होगा। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में किस तरीके से भाग ले रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, क्या है बीजेपी की रणनीति, हम खुद जानेंगे उनके साथ इस सफर में चलते हुए, क्योंकि हर कदम पर कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार जो दावा कर रही है वो कितना सच है वो जरूर हम देखेंगे। सर, शुरुआत आप घर से कर रहे हैं, सुबह हुई है और प्रचार के लिए निकल रहे हैं, क्या रूटीन है आपका, किस तरीके से सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं, लोगों से मिलने लगते हैं? देखिए, यह तो सार्वजनिक जीवन में प्रभु कृपा से जो उत्तरदायित्व आया है उसमें लोगों की सेवा भी करना है। लोकतंत्र है, चुनाव है तो चुनाव में प्रचार भी करना है और शरीर धर्म का पालन करने के लिए जो योग, ध्यान, व्यायाम, पूजा पाठ यह सब भी करना है। तो यह सारी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखते हुए, जनता की सेवा करते हुए तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए प्रस्थान करें। आज हम भी आपके साथ देखेंगे किस तरीके से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसे आप इतनी जो गर्मियां हैं इसमें आप निकल कर बाहर पहुंच रहे हैं, और जानेंगे आपके साथ भी कदम से मिलाएंगे। और आज कहां का दौरा है? हमने रायबरेली का है चूंकि। हाँ, आज रायबरेली जिले में अमेठी लोकसभा में आज के दौरे के कार्यक्रम हैं, जिसमें सभा भी है, कुछ बहुत चुनिंदा लोगों के साथ अलग से बैठने का भी कार्यक्रम है। और अमेठी लोकसभा में दूसरी बार हमारी बहन स्मृति ईरानी जी रिकॉर्ड वोटों से विजयी होकर के संसद में पहुंचे, इसके लिए प्रयास है। और रायबरेली में जैसे अमेठी छोड़ करके श्री राहुल गांधी जी भागे हैं, वैसे रायबरेली छोड़ करके भागे, इसके लिए रायबरेली में भी कमल खिलाने की तैयारी है। सर, अमेठी काफी दिनों से चल रहा था, गांधी परिवार से कोई आएगा, गांधी परिवार से आएगा, और बाद में पता चलता है के शर्मा के रूप में वहां पर आते हैं, राहुल गांधी रायबरेली चले जाते हैं। आखिर क्या आपको लग रहा है, क्या जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी लगातार कह रही थी कि राहुल गांधी यहाँ आकर लड़े, लेकिन एंड मौके पर ये जो फैसला हुआ, कितना टफ है अब अमेठी और रायबरेली? देखिए, अमेठी और रायबरेली को अपनी जागीर समझते थे, जमींदारी समझते थे कांग्रेस, विशेष तौर से गांधी परिवार के लोग। 2019 के पहले अमेठी के बारे में यही समझते थे, लेकिन अमेठी में कमल खिल गया तो आज अमेठी छोड़ करके गांधी खानदान चला गया है। अब रायबरेली को, चूंकि 2019 में रायबरेली श्रीमती सोनिया गांधी जी चुनाव जीत गई थी, इसलिए उनको रायबरेली बहुत सुरक्षित और सेफ सीट समझ में आ रही है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है इस बार श्री राहुल गांधी जी अमेठी से हारने के बाद रायबरेली से भी हारने का जो एक इतिहास है वह बनाने का काम करेंगे, और भाजपा का कमल अमेठी के साथ साथ इस बार रायबरेली में भी खिलेगा। इस बार जो इंडिया अलायंस है, समाजवादी पार्टी भी साथ में है कांग्रेस के, और आज ही पता चला 17 तारीख को ज्वाइंट रैली करेंगे अमेठी और रायबरेली में। वहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी मौजूद होंगे। अभी कल कन्नौज में भी थे। लगातार वो फायर हैं बीजेपी पर, नीतियों पर। लग रहा है कि उनको तो साफ तौर राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा है कि मोदी जी हार रहे हैं चुनाव। 2014 से श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी यही कह रहे हैं कि भाजपा जीत नहीं सकती, भाजपा हार रही है।
लेकिन 2014 में जब मोदी जी की लहर थी, जब 272 प्लस देश की जनता से सांसद माननीय मोदी जी ने मांगा, तो लोगों ने 283 सांसद कमल के फूल पर जिता करके दिया। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए 73 सांसद चुन करके भाजपा और हमारे गठबंधन के 2 सांसद यह संसद में पहुंचे और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में भी जो 2014 में कह रहे थे वही बात 2019 में भी श्री राहुल जी भी, श्री अखिलेश यादव जी भी यह दोहराने का काम कर रहे थे। लेकिन 2019 में भी कमल का फूल खिला, देश में 300 पार समर्थन मांगा, 370 हटाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और कमल खिला और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। रायबरेली कितना टफ मानते हैं? क्योंकि राहुल गांधी का मानना है कि गांधी परिवार से वहां वो हैं, इस बार हराने के लिए गए हैं। सोनिया गांधी ने एक इमोशनल पत्र भी लिखा था कि हमारे गांधी परिवार से कोई आएगा उसकी कहीं ना कहीं मदद की जाए, उसको रखा जाए। और वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए जो आपके कैंडिडेट हैं वहाँ दिनेश प्रताप सिंह जी कितना मजबूत स्थिति में है और क्या स्टेटस है रायबरेली का? देखिए, अमेठी चुनाव हारने से पहले कांग्रेसियों की धारणा, गांधी खानदान के लोगों की धारणा यही थी कि अमेठी उनकी जागीर है। इस बार रायबरेली को भी जो अपनी वो मानते हैं कि उनकी बपौती है, तो यह भ्रम भी इस बार 2024 में टूट जाना चाहिए, ऐसा मुझे जनता का जो व्यापक समर्थन है उसके आधार पर लगता है। अमेठी में भी प्रियंका गांधी लगातार हैं। पहले तो वो चुनाव करने आती हैं यहाँ पर, विधानसभा के चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं और यहाँ से हालांकि भले ही सीटें नहीं निकल पाई जितनी उम्मीद थी, लेकिन आज वो लगातार वहाँ पर अमेठी में रुक कर कैंपेन कर रही हैं। 2-2 3 दिन रुक रही हैं, गाँव में जा रही हैं। स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी वहाँ पर चल रहा है। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ही वहाँ चुनाव की बागडोर अपने हाथों में ली थी। जब श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हारे थे, 2024 में भी उन्होंने बागडोर ली है। लेकिन उनको याद रहना चाहिए कि 2022 में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बागडोर संभाली थी। कितनी सीटें जीते? 2 सीटें जीते। अगर जो पूरे देश में शासन करने की बातें करते हों और उत्तर प्रदेश जैसे 403 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट जाए, 80 लोकसभा सीटों में से 1 लोकसभा सीट पर सिमट जाए, उसके बाद भी इनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि जनता ने उनके विचार को और उनके गांधी परिवार को नकार दिया है। तो अब उनको समझाने का एक ही तरीका है कि इस बार रायबरेली भी जब हार जाएंगे तब उनको यह समझ में आ जाएगा कि अमेठी भी हार जाएंगे और रायबरेली भी हार जाएंगे। केशव जी, क्योंकि आप लगातार कैंपेन में हैं, लगातार आप जा रहे हैं, आपने पहले फेज से ही शुरुआत की थी। अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण सीटें आती हैं, चाहे वो मैनपुरी हो, कन्नौज हो या बदायूं हो या आपकी इटावा हो, ऐसी सीटें हैं। माना जा रहा है कि वहाँ पर यादव लैंड है और उस पर कहीं ना कहीं भाजपा को मुश्किलें हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी इस बार है? क्योंकि आरोप लगातार लगे कि वोट नहीं डालने दिया गया, लगातार कहा गया कार्यकर्ताओं को रोका गया। देखिए, 2017 में ये जोड़ी श्री राहुल गांधी जी की, श्री अखिलेश जी की, इसी उत्तर प्रदेश में चारों खाने चित हो गई थी। 2024 में यह जोड़ी फिर वापस आई है और यह चारों खाने चित होगी। मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि इस बार रायबरेली में भी कमल खिलेगा और कन्नौज में भी कमल खिलेगा, मैनपुरी में भी कमल खिलेगा। यह आरोप जो लगा रहे हैं, इनकी सोच, इनके संस्कार, इनकी राजनीति का आधार गुंडे, अपराधी, माफिया बूथों पर कब्जा करने वाले लोग होते थे। जब ये बूथ कब्जा नहीं कर पाते हैं तब ये आरोप लगाते हैं कि उनके लोगों को वोट डालने से रोक दिया गया। बूथ कब्जा नहीं होना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं। इसके लिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन जो रास्ते सपा हो या कांग्रेस हो या दोनों ने मिलकर के चुने थे, उस रास्ते पर चल करके अब राजनीतिक सफलता का रास्ता बंद हो चुका है। क्या लगता है जो यादवों को जिस तरीके से उतारा है, परिवारवाद का कहते रहे हैं, चाहे वो आदित्य यादव हो, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, इस बार
क्या ये जो यादव लैंड है उस कुनबे में लग रहा है कुछ खलबली है? समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, यह दोनों अंतर कलह का शिकार है। सपा में बहुत योजनाबद्ध तरीके से दोनों चाचाओं ने श्री अखिलेश यादव जी को कन्नौज लोकसभा सीट में फंसा दिया। उनको मालूम है कि सुब्रत पाठक से चुनाव लड़ करके जीतना श्री अखिलेश यादव के लिए संभव नहीं है, तो वहां भिड़ा दिया। अब ये 2022 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, जिसमें श्रीमती डिम्पल यादव जी मैनपुरी से जीत गई थी, तो यह 2022 नहीं, उसमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, उनके प्रति सहानुभूति थी, वो सहानुभूति का वोट था, सहानुभूति के वोट के आधार पर वह जीती थी। इस बार मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहां से हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं और जयवीर सिंह जी बहुत बड़े अंतर से उनको जीत मिलनी चाहिए। और जो यादव के नाम पर इन्होंने अपने परिवार के अलावा दूसरे किसी प्रदेश के यादव को यादव समझा ही नहीं, यादव भी इनसे नाराज हो गया है। लोकसभा की जितनी सीटें हैं सभी सीटों में केवल इनकी फैमिली से, मतलब श्री अखिलेश यादव जी, श्रीमती डिम्पल यादव जी, श्री आदित्य यादव जी, श्री धर्मेंद्र यादव जी, श्री अक्षय यादव जी, यह केवल 5 लोगों को, वह भी केवल एक खानदान के लोगों को लड़ाने का काम किया है। तो इसका समाजवादी पार्टी जो बची खुची थी वह भी इस बार जाने वाली है, क्योंकि इनका वोट बैंक, जो आधार वोट बैंक जिसे मानते थे, वो केवल यादवों को मानते थे और मुसलमानों के बारे में ये धारणा थी कि भाजपा का भय दिखा करके मुसलमानों का वोट प्राप्त कर लेंगे, ये इनका दूसरा रास्ता रहता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सबका साथ सबका विकास हुआ है और सबको स्थान और सम्मान और योजनाओं का लाभ मिला है, इससे पूरा देश और सभी प्रकार के लोग मोदी जी से प्रभावित हैं। और हमारे डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से सैफई परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। आपसे बात कर लेते हैं तो बहुजन समाज पार्टी भी है आपके साथ। अभी उनके आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कई कटाक्ष किए बीजेपी पर, लगातार उन्होंने चाहे आतंकवाद की बात कही, यहाँ तक जूते मारने जैसी बात तक कह डाली। ऐसे में मायावती ने उनको हटा दिया। क्या वजह आपको लग रही है कि बीजेपी पे जिस तरीके से अटैक कर रहे थे? देखिए, बसपा का ये इंटरनल मामला है। जो काम बहन मायावती जी ने अपने भतीजे को लेकर के किया, अगर यही काम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री राहुल गांधी जी के लिए और जब जीवित थे श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी के लिए कर लिए होते, तो राजनीति में जो ये रिक्तता है, जो गैप है, ये गैप नहीं रहता। क्योंकि जब अनुभव की कमी हो और राजनीतिक जिम्मेदारी मिल जाए और अनुभव की कमी उजागर हो जाए, तो जो निर्णय लेना चाहिए मायावती जी का, यद्यपि उनकी बसपा का अपना निर्णय है, लेकिन इस प्रकार के निर्णय लेने से, लोगों को, नए लोगों को अवसर देने से और उनकी प्रतिभा के अनुसार अवसर देने से निश्चित तौर से राजनीति में पक्ष भी चाहिए, विपक्ष भी चाहिए। लेकिन आज विपक्ष की राजनीति करने लायक न श्री राहुल गांधी जी हैं, न श्री अखिलेश यादव जी हैं। और जहां तक मायावती जी के भतीजे, वो तो अभी नव प्रवेशी हैं, उनके बारे में कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। लगातार मैनिफेस्टो की बात हो रही कांग्रेस की, कहा गया कि जो अल्पसंख्यकों को चीजें दे दी जाएंगी कई तरीके के, उसके बाद पाकिस्तान तक बात आ गई। कहीं ना कहीं लगता है कि जो मुद्दे थे वो कहीं पीछे रहे हैं, ये चीजें आगे आई हैं। और क्या वजह लगती है? देखिए, कांग्रेस दे दी जाएंगी नहीं, उनके घोषणा पत्र से पहले ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया गया है। कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है और कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को सौंप दिया है। कर्नाटक का मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वाले इसी सोच के लोग होते हैं। अगर ओबीसी के हक पर डाका डालोगे तो ओबीसी कांग्रेस को और कांग्रेस गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं उनको माफ नहीं करने वाला है। ओबीसी को वैसे भी जितनी आबादी है उसके अनुपात में 27% आरक्षण है और उस आरक्षण में भी आप डाका डालने का काम करोगे तो इसका तो जवाब देश देगा और कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगा। बयानबाजी में देखिए सैम पित्रोदा हैं, लगातार बयानबाजी उन्हें, चाहे वो रेशेस को लेकर हो, वेदी टिप्पणी की हो, साफ तौर से उन्होंने की।
और एक बयान है मणिशंकर अय्यर का भी, जिन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान से हमें नहीं करना, एटम बम उनके पास है। इस तरीके के बयानबाज शुरू हुए हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि ये क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी है और क्यों? देखिए, कांग्रेस पाकिस्तान समर्थक है, पाकिस्तान कांग्रेस समर्थक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत पाकिस्तान को बहुत चुभता है, इसलिए पाकिस्तान की ओर से कांग्रेस के समर्थन में बयान आते रहते हैं और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में बयान जाते रहते हैं। जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री चला करके आतंकवाद का भारत के लिए सप्लाई करता था, आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, तब आतंकवाद का अंत हो रहा है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोज आतंकवादियों के हमले होते थे, रोज कभी हमारे सैनिकों का बलिदान होता था, कभी हमारे नागरिकों का बलिदान होता था। लेकिन आज जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तब पाकिस्तान की हालत क्या है? दुनिया के सामने लिए कटोरा भीख मांग रहा है। हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये महाज्ञान रख करके ही पाकिस्तान ने अभी कश्मीर का एक हिस्सा अपने कब्जे में रखा है। 400 पार होने दीजिए, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है वह भी भारत का हिस्सा होगा। 400 पार होने दीजिए, इस देश के अंदर सामान्य नागरिक संहिता, जो अभी एक बड़ा आंकड़ा आया है कि किस प्रकार से मुसलमानों की आबादी 45% लगभग बढ़ी है, किस प्रकार से हिंदुओं की आबादी 50 साल में 8% घटी है, वह भी देश देख रहा है, देश समझ रहा है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की सजा यह देश भुगत रहा है। अलग पाकिस्तान क्यों बना? इसलिए बना कि कांग्रेस को कुर्सी से मोह था, देश से मोह नहीं था। हमको देश से मोह है, हमें कुर्सी से मोह नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं और यह चुनाव के समय प्रचार करते हैं, चुनाव के बाद छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं। तो इनमें और हम में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत माता की पूजा करते हैं, भारतवासियों की पूजा करते हैं, और श्री राहुल गांधी जी और इनके गठबंधन के लोग भारत से ज्यादा ये पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। आपने कहा कि पूजा और प्रेम की बात की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कहती रही है कि राम मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी मुद्दा बनाती रही है, और कई तरीके के, चाहे वो प्रधानमंत्री के जाने को लेकर हो या राष्ट्रपति को जाने को लेकर हो। आपको लगता है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं राम मंदिर जैसी चीज को मुद्दा बनाया है ऐसा? क्योंकि देखिए, राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। राम को एक सीमा रेखा में बांधने की घटिया सोच कांग्रेस की हो सकती है, कांग्रेस के साथी दलों की हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच व्यापक है और उस व्यापक सोच के आधार पर रामलला के मंदिर का जब निर्माण हुआ तो यह तो मुगल आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिर को तोड़ा था। 500 साल के इंतजार के बाद रामलला का भव्य मंदिर बना। कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया और भारतीय जनता पार्टी ने भगवान रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का देश से वादा किया। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, भव्य रामलला का मंदिर बन गया। काल्पनिक भगवान को बताने वाले कांग्रेसियों को भी निमंत्रण दिया गया कि आइए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी ने, जब इनकी सरकार थी तो राम भक्तों पर गोली चलाई गई, फिर भी इन्हें निमंत्रित किया गया। इन्होंने रामलला के मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराया। आज राम भक्त इनको ठुकरा रहे हैं। दर्शन करने के लिए कौन उनको रोक रखा है? वो भी जाए ना दर्शन करने। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का बहिष्कार करना, देश के लोकतंत्र के मंदिर निर्माण के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करना, राष्ट्रपति जी के सम्मान का ध्यान रखे बगैर नस्ल भेदी टिप्पणी करना, मतलब इनके जितने कारनामे हैं। अमेरिकी कानून भारत में लागू करने का विचार जो सैम पित्रोदा जी के द्वारा आया था कि इस देश की विरासत पर भी टैक्स लगाने का काम अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो वो करेगी। तो यह सारी बातें ऐसी हैं कि कांग्रेस न राम की है, न कांग्रेस राष्ट्र की है, वो केवल पाकिस्तान की है। नाना पटोले हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र के ही प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो हम शुद्धि कराएंगे राम मंदिर की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे और उनके जो घर में मदर की या डेथ, जिस तरीके से बातें उन्होंने कही कि अब उसकी हम शुद्धि कराएंगे वहां पर, तब वो शुद्ध होगा। देखिए,
कितनी घटिया बयानबाजी है। और कांग्रेस का कोई प्रदेश अध्यक्ष अगर इस प्रकार की भाषा को बोला है और कांग्रेस का कोई नेता अगर उसका विरोध नहीं किया है तो इससे बड़े शर्म की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। पहले तो कांग्रेस सत्ता में अभी 2047 तक आने वाली नहीं है। 47 के बाद क्या होगा उस समय देखेंगे। दूसरी बात, ये जो गांधी खानदान के लोग हैं, मतलब चाहे श्रीमती सोनिया गांधी, चाहे श्री राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, ये तीनों लोग सुपर पीएम थे। कब? 10 साल जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। रामलला के मंदिर की समस्या तब भी थी। उस समय देश की अदालतों में मुकदमे चल रहे थे, लेकिन अदालतों में मुकदमों को की सुनवाई और फैसला न होने पावे, इसके लिए सरकार के माध्यम से जुडिशियली पर, न्यायपालिका पर लगातार दबाव रहता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया और रामलला के पक्ष में आया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। यह इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चाहते थे कि अयोध्या, मथुरा, काशी की समस्या सदा सदा के लिए बनी रहे। इससे उनको जो वोट बैंक की राजनीति है वह उनको करने का मौका मिलता रहे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा के भी जो मामले हैं वह अभी अदालत के समक्ष विचाराधीन है। लेकिन जब न्याय के तुला पर फैसले होंगे, जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उसके आधार पर फैसले होंगे, तो अयोध्या की तरह काशी और मथुरा भी राम भक्तों और शिव भक्तों और कृष्ण भक्तों का होगा। राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर भी बहुत सी बातें कही जबकि वो गई वहां पर, और ऐसे में बयान आता है जब कांग्रेस के शुद्धिकरण कराने का। क्या लगता है कि सीधे तो पूरे देश के आदिवासियों का अपमान है, दलितों का अपमान है, पिछड़ों का अपमान है। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले के अति पिछड़े वर्ग से आने वाले गरीब परिवार के हैं। उन्होंने रामलला के मंदिर निर्माण के मार्ग की समस्याओं को समय से समाधान करवाने में अपनी भूमिका अदा की। अब जब रामलला वहां विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान थे। ये कांग्रेस को क्यों सहन नहीं हो रहा? क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं। उन्होंने दर्शन कर लिए, इसलिए मंदिर अशुद्ध हो गया। ये इस देश के दलितों का, इस देश के आदिवासियों का, इस देश के पिछड़ों का, राम भक्तों का ये अपमान है और यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल 1 महीने से ऊपर जेल में रहने के बाद बात करें तो उनको बेल मिल गई इंटरनम, और अब आते ही उन्होंने अपना स्पीचेस भी देना शुरू कर दिया। कहना भी कहीं ना कहीं क्या लगता है कि वो आते ही भाजपा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और इतने परिस्थितियों के भाजपा के खिलाफ सदा थे। 2014 में खिलाफ थे। 7 की 7 दिल्ली की लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती। 2019 में वो मुख्यमंत्री थे, लोकसभा चुनाव हुए, 7 की 7 सीटें भाजपा ने जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जमानत पर बाहर आए हैं। 2 जून को उनको फिर अंदर जाना है। मुख्यमंत्री के रूप में वो कोई काम नहीं कर सकेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए आदेश देते हुए यह निर्देश भी दिया है, और वह जेल जाने की तैयारी करें। उनके जेल से जमानत पर छूटने के कारण भ्रष्टाचार के जो गंभीरतम आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उनकी पार्टी के ऊपर लगे हैं, उनके पार्टी के नेताओं पर लगे हैं, उससे वो बरी नहीं हुए हैं। जमानत तो हत्या के अपराध में भी जो जेल जाता है उसको भी मिल जाती है, लेकिन अभी तो सजा भुगतना उनको बाकी है। लेकिन अभी 2 जून को जेल जाने की तैयारी करें, और इस तरह की बातें करने का औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि श्री अरविंद केजरीवाल जी की कथनी और करनी में जितना अंतर पुराने वीडियो और नए वीडियो देख करके आपको ध्यान में आएगा, उनके पुराने बयान और नए बयान देख करके सामने आएगा। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कोई ऐसा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, बयान बदलने वाला कोई दूसरा नेता नहीं होगा। सर, लेकिन एक ईडी और एजेंसीज को लेकर आरोप लगता रहा है कि वो भाजपा के इशारे पे काम करती हैं, और कहीं ना कहीं सारा विपक्ष एकजुट होकर ये आरोप लगाता रहा जो है। भ्रष्टाचार करेंगे वो एकजुट रहेंगे। अगर ईडी का स्ट्राइक रेट 98% है, 98% है, तो उसके बाद ईडी पर सवाल उठाना मतलब एक बच्चों की तरह कोई बयानबाजी करना वो माना जाएगा। अगर ईडी हो या सीबीआई हो या अन्य कोई जांच एजेंसी हो, वो जांच करें, उनके जांच में जो शिकायत है उस शिकायत में सच्चाई पाई जाए। बहुत सारी जांच तो देश की अदालतों के आदेश पर हो रही हैं, लेकिन उस पर सवाल उठा करके विपक्ष इस देश के अंदर जो मजबूत लोकतंत्र है
उसको कमजोर करने की बात कर रहा है। और जो कमजोर लोकतंत्र पर जिनको भरोसा नहीं है, उन्हीं को देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्पष्ट कह चुके हैं, अनेक बार कह चुके हैं, जांच एजेंसियों का काम है अपना जांच करना। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, अगर वो निर्दोष है तो सरकार और एजेंसी से बड़ी अदालत है, अदालत में जाए। अदालत भी अगर उनको जमानत नहीं दे रही है, उनको आरोप मुक्त नहीं कर रही है, तो निश्चित तौर से वो अपराधी हैं। सर, अभी हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति उसमें भी सरिया की बात की गई, शरीयत की बात की गई। कहीं ना कहीं राहुल गांधी अलग से माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन है वो पूरी तरीके से मूव हो रहा है इन इन मुद्दों से। देखिए, विषय यह है कि इस देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति किसने शुरू किया? कांग्रेस ने शुरू किया। और कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति करके देश का भारी नुकसान किया है। कांग्रेस के जो शहजादे कहिए, कांग्रेस के मुखिया कहिए, कांग्रेस के सर्वे सर्वा कहिए, श्री राहुल गांधी जी को 2014 में भी प्रधानमंत्री पद के लिए इनको लॉन्च किया गया था। इनका मुद्दा क्या था? तुष्टीकरण। 2019 में भी इनको लॉन्च किया गया, क्या मुद्दा था? तुष्टीकरण। 2024 में भी इनको लॉन्च किया गया है। 2024 में भी इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण करने का रास्ता अपनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हम सत्ता में भी हैं और हम चुनाव के मैदान में भी हैं, अगर कांग्रेस या कोई भाजपा विरोधी दल का नेता कोई ऐसा बयान देता है या कोई उनके बारे में कोई जानकारी होती है, तो उसे देश की जनता के सामने लाना ये हमारा दायित्व भी है, हमारी पार्टी का दायित्व है। इसलिए यह विषय, अगर यह तुष्टीकरण करेंगे तो हम संतुष्टीकरण वाला जो काम कर रहे हैं वो बात हम देश की जनता के सामने रखेंगे। तुष्टीकरण में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी छोटा हमारा कंट्रोल कर रखा है और उसको रोका रखा है। पहले 15 मिनट की बात हुई थी और इसी बीच में नवनीत राणा जी जो कैंडिडेट हैं आपके, उन्होंने कहा कि 15 सेकंड के लिए। तो इसमें भी ये भी आया कि छोटा अभी भाई हमारा रुका हुआ है, वो छूट जाएगा तो ऐसा होगा, इस तरीके की बयानबाजी। वो ऐसी दही के धोखे चूना ना खा जाए। कोई गलत फहमी है तो उसको दूर कर लें। अब यह देश जाग चुका है और देश में देश विरोधी बयानबाजी करके और कोई सोचे कि वो बचा रहेगा, तो मैं यह मानता हूं कि उसको इस देश के संविधान के सामने, इस देश के कानून के सामने उसको झुकना पड़ेगा और उसको उस प्रकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं करेगा। सर, अगर हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, ओबीसी से लेकर आप पूरा नेतृत्व करते हैं, एक तरफ पीडीए भी सामने आता है, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित और कह सकते हैं अल्पसंख्यक कर दिया गया है, तो कितना अंतर होगा? क्योंकि एक जो नेतृत्व कर रहे हैं पीडीए बनाने से, वो कितना फर्क पड़ेगा आपको? देखिए, पीडीए बनाने वाले इस प्रदेश की राजनीति में कभी महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे। जब महत्वपूर्ण भूमिका में थे, जब इनके टिकट पर कोई चुनाव जीत करके आ सकता था, तब ये किसी को महत्व नहीं दिए, सबको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक करके रखे। तब जातिवाद और परिवारवाद और तुष्टीकरण के अलावा इनके पास गुंडे, अपराधी, माफियाओं के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आज इनका पीडीए, मैं बार बार कहता हूं, इनका पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। केवल परिवार की भलाई के लिए यह पीडीए शब्द का उपयोग करके लोगों को गुमराह करने का काम किए, इसीलिए सपा समाप्तवादी पार्टी बन रही है। सर, अब जो इलेक्शन चल रहा है, थर्ड फेज के बाद फोर्थ होगा, शुरू होगा। पूर्वांचल में एक तरीके से माना जाता है कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दोनों रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है, चूंकि एक तरफ यादव लैंड से अगर निकल कर आते हैं पूर्वांचल में, तो बीजेपी कितना मजबूत स्थिति में दिख रही है और यहाँ पर आपके सहयोगी जो दल हैं वो भी मौजूद हैं? देखिए, चाहे पश्चिम का हिस्सा हो, चाहे मध्य क्षेत्र का हिस्सा हो और चाहे पूरब का हिस्सा हो, भारतीय जनता पार्टी इसी उत्तर प्रदेश में 2014 में 73 लोकसभा सीटें जीत चुकी है, -7। 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 विधानसभा सीटें जीत चुकी है, मतलब -88। तो इस समय भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी लोकसभा सीट
और हमारे गठबंधन के साथियों के लिए कोई भी लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जिसे हम जीत नहीं सकते। इसलिए उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का हम दावा भी कर रहे हैं, जीतेंगे भी। देश में 370 प्लस भाजपा कमल का फूल और 400 प्लस भाजपा गठबंधन, इस लक्ष्य के साथ हमारी पार्टी, हमारे एनडीए के साथी सब मिल करके इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और बहुत शानदार रिजल्ट 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला। सर, आप अभी हमने देखा पूर्वांचल में थे, आप गोंडा में भी थे, श्रावस्ती कैसरगंज में भी थे। इस बार बीजेपी ने कई टिकट काटे, कई टिकट नए के दिए और ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी कैसरगंज की, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कटा कहीं नहीं किया। हमने देखा आप वहां पर थे मौजूद, आपने उनके जो बेटे लड़ रहे हैं, आखिर करण जी, तो उसमें किन परिस्थितियों में आपको लगता है कि ये जो चीजें, ये तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति है, उसका जो भी फैसला होता है उससे स्वीकार किया जाता है। करण भूषण सिंह जी युवा प्रत्याशी हैं और मुझे विश्वास है कि वह कैसरगंज लोकसभा सीट को भारी अंतर से जीतेंगे, वहां पर कमल खिलेगा और भविष्य में वह कैसरगंज सहित क्षेत्र में अपनी अच्छी भूमिका अदा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, आप गाड़ी से आए, अब चौपर से चल रहे हैं, प्रचार में किस तरीके से बीजेपी अपने आप को सबसे आगे देख रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लगातार आप लोग एक्टिव है। हमारे यहाँ हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस भाव से हमारा एक एक कार्यकर्ता काम करता है और उसके आधार पर जहाँ संगठनात्मक दृष्टि से भी भाजपा हर बूथ पर मजबूत है, वहीं डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो अनेक उपलब्धियां हैं हमारी, उन उपलब्धियों के आधार पर भी हम जनता के बीच में बहुत मजबूत हैं। आज अगड़ा, पिछड़ा और अनुसूचित आदिवासी की अगर त्रिवेणी कह लीजिए अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास हमारी पार्टी लगातार की है, हमारी सरकार ने किया है, उसके कारण सबका समर्थन हमें मिल रहा है। इसीलिए मैं 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, ये नारा मैं लगाता हूँ। लेकिन सर, जब फेज वाइज जब इलेक्शन हो रहे हैं, बताया गया कि वोट बैंक जो था, वोटर्स बहुत कम टर्नआउट रहा, कम निकले। ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार भाजपा का जो वो वोटर था वो निकला ही नहीं, वो आया ही नहीं बाहर निकलकर। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा का मतदाता निकला है, जो नहीं निकला है वह विपक्ष का वोटर नहीं निकला है, उनका समर्थक निराश है, हताश है, वह उनका विश्वास डगमगा गया है कि 2014 से लेकर के 2024 तक 4 चुनाव बीच में हो चुके, चारों चुनाव वो हार चुके हैं, 5वां चुनाव 2024 का हारने जा रहे हैं। इसलिए जो मतदाता है वह भाजपा के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में खड़ा है और लोग चाहते हैं कि घर घर में खुशहाली पहुंचे। बस इतना फर्ज निभाना है, बाकी तो सब मोदी जी कर देंगे, हमें कमल का बटन दबाना है। सर, एक सीट है आपकी जौनपुर, काफी प्रचलित रही थी, इसमें रंजन सिंह लड़ रहे थे लेकिन बीच से हट गए। कितनी मजबूत स्थिति में वहां पर भाजपा देखती है अपने? जौनपुर हम 2014 में जीते हैं, 2019 में सपा बसपा गठबंधन में हार गए थे। जब सपा बसपा गठबंधन में हार गए थे तो इस बार सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, तो हम फिर जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश की 73 जो जीते थे उनको जीतने जा रहे हैं। 7 जो थोड़े अंतर से हार गए थे, इस बार उस अंतर को भरेंगे और वहां भी कमल खिलाएंगे, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सर, हम आपके साथ अंदर भी बैठेंगे और किस तरीके से आप चूंकि लगातार चुनाव प्रचार में हैं, लगातार जा रहे हैं, आखिर जब आप पहुंचते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पर जो कई पुराने सांसद हैं, जब वहां पर एंटी इनकम्पेंसी की भी बात कही जाती है, आप जब जाते हैं किस तरीके का माहौल मिलता है? बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। चलिए, आपके साथ हम बैठते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य जी, तो ये कारवां केशव प्रसाद मौर्य जी का साफ तौर से लखनऊ से अब अमेठी रायबरेली के लिए है और हम इस समय मौजूद हैं उन्हीं के साथ में। और फाइनली, क्योंकि किस तरीके से जनता से मिल रहे हैं वो सब हम बात की, कई मुद्दों पर भी। सर, रायबरेली और अमेठी पहुंच रहे हैं अभी आप, पहले से वहां पर प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता थे और पहुंचे हुए थे, अब ऐसी स्थिति में आज जब आप पहुंचेंगे क्या मैसेज रहेगा वहां के लोगों? कमल खिलाना है, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना है और श्री राहुल गांधी जी को और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को यह एहसास दिलाना है कि ये कमल का गढ़ है, ये कांग्रेस का गढ़ नहीं है, गांधी खानदान का गढ़ नहीं है। इंडिया अलायंस इस बार आपको लगता है कुछ वो नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया है? मुझे नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस कुछ कर पाएगा। इंडिया अलायंस हवा में उड़ गया है और हवा में उड़ जाएगा।
तो केशव प्रसाद मौर्य जी साफ तौर से मानना है, क्योंकि हमने उनके साथ घर से लेकर यहां तक चर्चा की है कि इस बार इंडिया अलायंस हो या अन्य दल, भाजपा के सामने सब हवा में उड़ जाएंगे और 400 पार बीजेपी पहुंचेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।